गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। दिस इज चिनू ठाकुर और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट 2024 का पेपर कंप्लीट पूरा सेट डिस्कस करेंगे, जिसमें मैथ्स भी होगा और आपका सोशल साइंस भी होगा। ठीक है, सीडीपी भी होगा। आसान शब्दों में सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपके आंसर्स जो अब आंसर कीज आई हैं उसके साथ मैच हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, क्लास थोड़ी इस पर्पज से सॉल्व की जा रही है कि जो अब बच्चे अब 2025 के लिए तैयारी करेंगे तो उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट कीजिएगा अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए लाया जाएगा एक बहुत ही टेस्ट और बहुत ही छोटा सा कोर्स जिसपे आप बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। सो आई होप कि आवाज और स्क्रीन बिल्कुल क्लियर होगी आपके सामने। सीडीपी से स्टार्ट कर रहे हैं, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। अगर आपको सी टेट पेपर क्वालिफाई करना है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों, तो सीडीपी का आपका स्ट्रांग होल्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैं पेपर सॉल्व करवाती हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ इसकी थ्योरी भी डिस्कस करने वाली हूँ। जल्दी ही ये सारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए आप लोगों की जर्नी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 इज जीन पियाजे परसीव्स डैश टू बी डैश, लिव विगोत्सी बिलीव्स डैश टू बी डैश। ठीक है, नीचे ऑप्शन दिया है चारों। प्राइवेट स्पीच अ साइन ऑफ कॉग्निटिव immaturity, egocentric speech effective in self regulation, private speech effective in self regulation, egocentric speech a sign of cognitive immaturity, egocentric speech a sign of cognitive immaturity, private speech effective in self regulation, egocentric speech effective in self regulation, private speech a sign of cognitive immaturity। अब जिन बच्चों ने ये पेपर दे दिया है, फिलहाल वो ये क्लास में इन सब के मीनिंग जानते हैं क्योंकि वो सीडीपी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो इसमें हिंदी में भी एक बार पढ़ लेते हैं। जीन प्याजे डैश को डैश मानते हैं, लिव वैगोत्सी डैश को डैश मानते हैं। हमने देखा है सीडीपी का जब हम डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है, तो उसमें जो वैगोत्सी है उनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो और जीन पियाजे की एक्सप्लेनेशन आपस में क्या कंट्रास्ट करती है। यहाँ निजी व संज्ञानात्मक परिपक्वता का संकेत है। आत्म केंद्रित वॉक कहलाएगा या आत्म विनिमित में प्रभावी होगा। निजी वॉक होगा, आत्म विनिमित प्रभावी, आत्म केंद्रित वॉक होगा, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत होगा। आत्म केंद्रित वॉक होगा, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत है। निजी वॉक है, स्व विनिमित प्रभावी है, आत्म केंद्रित वॉक है, या स्व विनिमित प्रभावी निजी वॉक संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत। तो ये आपका क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो ये सिंपल हो जाएगा, सबसे पहला ही क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इसको आंसर करना भी आपके लिए आसान है। जो जीन पियाजे हैं वो परसीव करते हैं ईगो सेंट्रिक स्पीच को। ठीक है जी, ईगो सेंट्रिक स्पीच को, और उसको क्या मानते हैं? एक कॉग्निटिव इमेच्योरिटी मानते हैं। ईगो सेंट्रिक स्पीच को वो अगेंस्ट मानते हैं। और लेव विगोत्सी क्या है कि वो कहते हैं कि जो प्राइवेट स्पीच है वो इफेक्टिव है सेल्फ रेगुलेशन के लिए। तो ये थोड़ा सा इन दोनों का जो स्टेटमेंट है आपको ध्यान रखना है। यानी आत्म केंद्रित वाक जो है उसको संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत मानते हैं जीन पियाजे। ठीक है, जबकि लेव विगोत्सी कहते हैं कि जो निजी वाक होता है, यानी जो अपने आप से बातचीत करने का होता है तरीका, उससे स्व विनिमित में प्रभावी उसका असर देखा जा सकता है। तो जिन्होंने थर्ड पे टिक किया है बिल्कुल सही है। और पेपर काफी बैलेंस पेपर है, बिल्कुल आसानी से आप लोग कर सकते हैं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और जो बच्चे अब तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी समझते जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम द टीचर। इंक्लूसिव क्लासरूम पे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, जरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मॉडिफाइज द करिकुलम एंड पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज टू सूट वेरियड नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, try to encourage children to do better by promoting competitive spirit, identify deficits in children and correctly label them। देखो कुछ कुछ जो वर्ड आपको नेगेटिव मिल जाए वो तो तुरंत आप वहां पर क्या कर सकते हो जी, टिक कर सकते हो कि ये तो नहीं हो सकता।
लेबल करना होता है, कहीं पे मार्किंग डाल देना, तो ये तो स्टूडेंट के साथ नहीं होगा। नंबर 3 तो पहले ही आप हटा सकते हो। सेग्रीगेट चिल्ड्रन बेस्ड ऑन, देखो सेग्रीगेट फिर से अगेन एक नेगेटिव वर्ड है, बच्चों में छाटना बच्चों को, ठीक है। तो बेस्ड ऑन डिफरिंग एकेडमिक कैपेबिलिटी, तो ये भी इंक्लूसिव नहीं कहलाएगा। अब आपके पास दो ऑप्शन बच जाते हैं, तो आपको ध्यान लगाना है इंक्लूसिव यानी कि समावेशी कक्षा जो है उसमें शिक्षक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या वो प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, क्या वो इनकरेज करेंगे टू डू बेटर बाय प्रमोटिंग कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट देखो वैसे तो अच्छी होती है, बट अगर मैं इंक्लूसिव की बात कर रही हूँ तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। हम प्रतिस्पर्धा बच्चों में नहीं करा सकते। तो बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्य चर्चा और शैक्षणिक रणनीतियां होंगी, तो ही वो इंक्लूसिव क्लासरूम कहलाएंगे। सो द आंसर इज modifies the curriculum and pedagogical strategies to suit varied needs of children. So A or the first will be right answer. पहला आपका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आप सबने सही टिक किया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास इंक्लूजन। इंक्लूजन और आपका ये सारी क्लासेस जो हैं आपका इंक्लूसिव क्लासेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। एसर्शन है और साथ में रीजन दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने मेरी क्लासेस ली हैं तो मैं आपको बता रही हूँ कि अब जो फॉर्मेट है, अब जो पेपर होने वाले हैं, उसमें एसर्शन रीजनिंग को बहुत ही ज्यादा महत्वता दी जा रही है। तो आप चिंता ना करें, आप क्लासेस जब कंटिन्यू लेने लगेंगे तो आप पैटर्न भी समझ जाएंगे और बहुत आराम से इन सारे प्रश्नों का हल कर पाते हैं। लोकेश हैज ट्रबल विद क्लासिफाइंग वन कॉन्सेप्ट दिल्ली एज अ सबसेट ऑफ अनदर इंडिया, ठीक है। अब रीजन है, जैसे ही रीजन आए तो सबसे पहले जब आप एसर्शन पर हो तो साथ में लगाओ बिकॉज। मैं आपको एक सॉल्यूशन दे रही हूँ, बेस्ट तरीका बता रही हूँ एसर्शन रीजनिंग के सम सॉल्व करने की। लोकेश हैज ट्रबल विद क्लासिफाइंग वन कॉन्सेप्ट एज अ सबसेट ऑफ अनदर बिकॉज अंडरस्टैंडिंग हाउ इमोशंस इफेक्ट मेमोरी एंड लर्निंग कैन लीड टू सेल्फ रेगुलेटिंग लर्निंग, ठीक है। चलिए हिंदी में एक बार देख लेते हैं। अभिकथन कह रहा है वर्ग समावेशन पर लोकेश को एक संकल्पना दिल्ली को दूसरी संकल्पना भारत के उप समूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है, ठीक है। प्रश्न समझ में आ गया। वो ये नहीं समझ पा रहा कि दिल्ली भारत का उप समूह का हिस्सा है। तो कारण ये है कि ये समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती है, स्व विनियमित सीखने को संसाधित कर सकता है, ठीक है। समझ में आया प्रश्न। अब हल देखिए। ये वाले ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके रिपीट अगर होते भी है तो सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं हो रहे, लेकिन आपको यहाँ देखना है कि लोकेशन है वो क्लासीफाई नहीं कर पा रहा है, एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ वो क्लासीफाई नहीं कर पा रहा है, यानी कि यहाँ पर इमोशंस जो है उसके इफेक्ट कर रहे हैं उसकी मेमोरी पे, ठीक है। समझने में परेशानी हो रही है। तो ये तो पता चल गया कि दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे, दोनों सही हैं। तो हम लगा सकते हैं कि बोथ ए एंड आर करेक्ट और उसका एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल करेक्ट दिया जा रहा है। तो ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल सही होगा कि ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्वेश्चन दैट प्रमोट्स एनालिटिकल थिंकिंग, ठीक है। अब निम्न में से ऐसा एक प्रश्न का उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। अब ये एनालिटिक थिंकिंग होती, एनालाइज करना किसी भी चीज का, हम विवेचन करते हैं, आपकी सोच जो है उसमें मतलब बहुत ध्यान से उस चीज को आपको सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा प्रश्न है, इनमें से ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है क्वेश्चन का जो एनालिटिकल थिंकिंग को प्रमोट कर सकता है। तो प्रश्न फटाफट से पढ़ लेते हैं कि विच फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। वो कौन से मतलब कारण है जिनकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है। हु वाज द लीडर ऑफ जर्मनी ड्यूरिंग, अब यहाँ पे देखो जर्मनी का लीडर पूछे गए हैं वर्ल्ड वॉर 2 में। तो आपका क्या ये एनालाइज है कि आपको बहुत सोचना है, आपको तो फटाफट उसका आंसर बताना है, सिंगल आपका वर्ड में आंसर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप हो जाएगा। इन विच ईयर डिड वर्ल्ड वॉर 2, अगेन यू हैव टू टेल द डेट ओनली, आप तारीख बताएंगे, उसमें भी कोई एनालाइज करने की बात नहीं है। विच कंट्रीज आर डायरेक्टली इन्वॉल्व, अगेन आपको फिर से स्टैटिक क्वेश्चन है, आपको डेट्स कंट्रीज बता देना है और ये प्रश्न हल हो जाएगा।
तो जहां पर आपको सोचना है, जहां पर आपको एनालाइज करना है, वो आपका सही आंसर हो जाता है कि विच फैक्टर्स, आप कारण जब ढूंढते हैं तो आप एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारणों का योगदान था, ये आपकी विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। Which of the following is an example of a performance goal orientation? इनमें से कौन सा ऐसा प्रदर्शन है जिसका लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है? ठीक है, A student study hard to learn as much as possible from the teacher. A student study hard to further her own growth. एक छात्र शिक्षक से अधिक सीखने के लिए कठिन अध्ययन करता है। क्या ये एग्जाम्पल है परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन का? ठीक है, गोल ओरिएंटेशन क्या है, मैं पहले आपको ये थोड़ा सा वर्ड को थोड़ा इजी करके बताती हूँ। जहां पर जो परफॉर्मर है, जो मेहनत कर रहा है, उसका एक गोल निर्धारित हो गया कि उसको ऐसा ही करना है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन। तो यहाँ पर एक छात्र शिक्षक से अधिक सीखने के लिए कठिन अध्ययन करता है। तो अगर वो अध्ययन करता है तो अपने गोल को अचीव कर पाएगा। या एक छात्र अपनी समझ को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। एक छात्र किसी विषय की गहरी समझ हासिल करने के लिए कठिन अध्ययन करता है। एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। सो a student study hard to get a good grade and be better than others. तो परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन का मतलब यही हो जाता है। ठीक है, जहां पर एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को हार्डली कह रहे हैं, बहुत हार्ड से पढ़ रहा है, क्योंकि उसका जो महत्व है, उसका जो टारगेट है, वो है कि उसे बेस्ट ग्रेड लेना है और बाकी सबसे उसे बेस्ट बनना भी है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।